नमस्कार बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका शशि प्रभा। आज हम कक्षा 8 के पाठ 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ को मैंने 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम संश्लेषित रेशे और दूसरे भाग में प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि वस्त्र का निर्माण रेशों से होता है। ये तो आप सभी जानते हैं। जो हम वस्त्र पहनते हैं उनका निर्माण रेशों से होता है। अब हम इन रेशों के बारे में आज जानकारी लेंगे। हम 2 प्रकार के रेशों के बारे में जानते हैं। पहला रेशा कौन सा होता है? पहला रेशा होता है पादपों से मिलने वाले रेशे और दूसरा होता है जंतुओं से मिलने वाले रेशे। पादप यानी पेड़ पौधे, और जंतुओं से दूसरे होते हैं जंतुओं से मिलने वाले रेशे। अब जानते हैं हम कि पेड़ पौधे से मिलने वाले रेशे कौन से होते हैं। तो पेड़ पौधे से मिलने वाले रेशे होते हैं कपास, जूट इत्यादि, और जंतुओं से मिलने वाले रेशे होते हैं ऊन, रेशम आदि। ये सब आप पिछली कक्षा में बच्चों पढ़ चुके हैं। अब है कि जंतुओं से हमें ऊन और रेशम कैसे प्राप्त होता है। ये आप सभी जानते हैं कि भेड़ की उससे हमें ऊन प्राप्त होती है और रेशम के कीड़े से हमें रेशम प्राप्त होता है। अब बच्चों, अब है कि जो प्रकृति से मिलने वाले रेशे होते हैं उनकी संख्या बहुत सीमित मात्रा में है, अर्थात ये हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त नहीं होते हैं और हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अतः हमें फिर इसका क्या उपाय करना पड़ा? इसका उपाय ये है कि हम वस्त्रों का निर्माण के लिए हमें बहुत ज़्यादा कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और इस कच्चे माल की पूर्ति के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ रेशों का निर्माण किया है। इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चों कि रेशे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे अभी आपने पढ़ा है, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। तो जो रेशे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कृत्रिम रेशे कहते हैं, जैसे कपास, ऊन, रेशम, जूट। और जो रेशे वैज्ञानिक उनका निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संश्लेषित रेशे। यानी वो जैसे रेयॉन है, नायलॉन है, टेरिकॉट है। तो आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कि संश्लेषित रेशे होते क्या हैं। तो बच्चों, मैं आपको आज बताऊंगी कि संश्लेषित रेशे वास्तव में छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है, और प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? एक रासायनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार छोटी इकाइयों को एकलक कहा जाता है, और जब ये मिलकर बड़ी बड़ी इकाइयों का निर्माण करती हैं तो इन्हें हम बच्चों क्या कहते हैं? बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बहुत सी छोटी छोटी इकाई मिलकर एक श्रृंखला का निर्माण कर लेती हैं, और इन श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। और जो ये सारी प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बहुलीकरण। अब आता है संश्लेषित रेशे के प्रकार, अर्थात संश्लेषित रेशों के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले आता है रेयॉन। संश्लेषित रेशों में सबसे पहला रेशा कौन सा आता है बच्चों? रेयॉन। अब है रेयॉन के कपड़े आपने पहने होंगे। तो ये कैसे होते हैं बच्चों? रेयॉन के कपड़े ये बहुत चमकीले होते हैं और ये रेशम की तरह ही लगते हैं। इनकी जो चमक होती है वो रेशम की ही तरह होती है, लेकिन ये रेशम से सस्ते होते हैं। और हम अपने घरों में इस कपड़े का इस्तेमाल ज़्यादातर पर्दे और चादर में किया जाता है। और जब इस रेशे को बनाते हैं तो इसमें एक ख़ास बात यह है बच्चों कि जब इस रेशे का निर्माण होता है तो इसमें प्राकृतिक रेशे का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा रेशा आता है हमारा नायलॉन। अब नायलॉन क्या है बच्चों? सबसे पहले जो रेशा बनाया गया था वो नायलॉन था, और इसमें कोई भी प्राकृतिक रेशा नहीं मिलाया गया था, और इसका निर्माण 1931 में किया गया था। कब किया गया था? 1931 में किया गया था। यानी ये सबसे पहला रेशा था जिसका निर्माण हुआ था। इस रेशे की क्या खासियत है? इस रेशे की खासियत है कि ये बहुत मजबूत होता है, और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं?
इसका उपयोग हम पैराशूट की रस्सी, जुराबे, टूथब्रश, नाव का पाल इत्यादि आदि में करते हैं। अब आता है तीसरा रेशा हमारा आता है पॉलिस्टर। अब बच्चों हम पॉलिस्टर के बारे में जान लेते हैं कि पॉलिस्टर आखिर है क्या। तो बच्चों यह भी एक संश्लेषित रेशा है और इसके बने कपड़ों की क्या खासियत है बच्चों, इसमें सलवटें नहीं पड़ती, अर्थात इन कपड़ों में प्रेस की ज़रूरत नहीं होती। अर्थात आपने कुछ कपड़ों को ऐसा देखा होगा कि आप धो के उनको ऐसे ही पहन लेते हैं, वो सिकुड़ते नहीं हैं, यानी उनमें हमें प्रेस नहीं करनी पड़ती है। तो उन कपड़ों को हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉलिस्टर कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा एक्रिलिक। क्या आता है बच्चों हमारा, एक्रिलिक। अब इसका रेशा कैसा होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका रेशा ऊन जैसा होता है और इसका उपयोग हम काहे में करते हैं, कंबल, ऊनी वस्त्र इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। किसमें किया जाता है, कंबल, ऊनी वस्त्र आदि के निर्माण में हम इसका उपयोग करते हैं। अब आता है संश्लेषित रेशों की हम पहचान कैसे करेंगे। संश्लेषित रेशों की पहचान कैसे करेंगे, ये रेशे संश्लेषित हैं या प्राकृतिक हैं, इसकी पहचान अब हम कैसे करेंगे। तो बच्चों इसकी पहचान बहुत ही आसान है। देखो, इसकी पहचान करने का बहुत ही सरल तरीका है। ये तरीका क्या है, अब हमारे पास कोई रेशा है, अब हमें ये पहचान करनी है कि ये संश्लेषित है या प्राकृतिक है। तो कैसे करेंगे हम इसकी पहचान, तो इसकी पहचान का तरीका है कि हम इसको जला कर देखेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हम इसको जला कर देखेंगे। तो जो हमारे पास अगर जो रेशा प्राकृतिक है वो जलाने पर किस तरह से जलता है, वो बच्चों जलाने पर एक कागज़ की तरह जलता है। ठीक है, तो उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये रेशा प्राकृतिक है। और जो रेशा प्लास्टिक की तरह जलता है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध होती है और वो सिकड़ के उसका आकार बदल जाता है, वो क्या आता है, वो कैसा रेशा होता है, वो संश्लेषित रेशा होता है। अब बच्चों अब इसकी क्या एक पहचान और है कि जो प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े होते हैं वो पानी को जल्दी से अवशोषण नहीं करते, अर्थात जब उन कपड़ों को हम धोते हैं तो वो जल्दी से नहीं सूखते। और जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो पानी से धोने पर वो पानी को बहुत जल्दी अपने ऊपर अंदर अवशोषित कर लेते हैं और बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो ये इन दोनों की बहुत बड़ी पहचान है। तो बच्चों आज हमने इन रेशों के बारे में जाना। अब अगला जो वीडियो होगी, जो अगला भाग होगा, हम इसके दूसरे भाग में प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों। अब जो इसमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं आप इनका अच्छे से देख लीजिए और जो मैंने समझाया है उससे हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।